हाय हरी। हाय 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 निदा या हाय। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि निहारिका भी ज्वाइन करे एंड प्रवीण भी ज्वाइन करे। ओके 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 या दैट्स फाइन। हाय प्रवीण। हेलो हेलो। हाय हाय। अब आपको अपना कैमरा टर्न ऑन करना पड़ेगा। हाय मेरा निहारिका। यस हेलो हाय हेलो। निदा। हमें थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही थी शुरू करने से पहले। सो थैंक यू सो मच। वेलकम एवरीवन। वेरी वेरी एक्साइटेड। Today is the 16th day of 16 days of activism against gender-based violence. Today is also International Human Rights Day. And a warm welcome to all my panelists. आज की बात हमारी है मर्दों वाली बात, how to talk to men and boys as leaders in gender justice. आप सबका बहुत बहुत वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुरू करने से पहले, मेरा नाम निदा है। मैं सीक्वेन में कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और स्पोर्ट्स फॉर एम्पावरमेंट देखती हूँ। एंड आई ऑल्सो लुक एट द वर्क एट मैस्कुलिनिटीज एंड वर्किंग थ्रू कैंपेन्स विद यंग मेन एंड बॉयज। इससे पहले कि हम शुरू करें, यू नो, आई रियली लाइक इट इफ पैनलिस्ट आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं। So can I Maybe go Hari, you first? can go first. Yeah. Yeah. So thank you, just Nida. I think इस डिस्कशन एंड आई थिंक इससे बहुत ज़रूरी है इस मुद्दों पर बात करने के लिए। तो मेरा नाम हरी है और मैं आज़ाद फाउंडेशन के साथ पिछले 5 सालों से खास तौर पे युवा लड़कों के साथ मर्दानगी मुद्दे पे काम कर रहा हूँ। और राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता शहर में हमारा बेसिकली अर्बन कम्युनिटीज़ में हम काम करते हैं लड़कों के साथ में। साथ ही एक जिसको फॉर्मरली पहले फेम के नाम से जाना जाता था, सो अभी उसको मेन इंगेज इंडिया, जिसको हम एज ए अलायंस है जो खास तौर पे संगठनों के साथ मिलके काम करता है, तो अभी मैं उसको एज ए को चेयर मेन इंगेज इंडिया भी पिछले 1 साल से मैं उसमें कर रहा हूँ। और इसी तरीके मैं खास तौर पे जयपुर से रहने वाला हूँ। या थैंक यू। थैंक्स। निहारिका, आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। Yes, Nida, thank you. Um, yeah, so I'm Niharika, as you can see. मैं जेंडर लैब में पिछले 2.5 years से हूँ। जेंडर लैब के बॉयज़ प्रोग्राम को ग्राउंड पे लास्ट 2 years में एक्सपीरियंस किया है अडोलसेंट बॉयज़ के साथ। और इस साल हमारा जेंडर लैब में नया प्रोग्राम है कॉल्ड द जेंडर एंड मैस्कुलिनिटीज एकेडमी, जिसमें हम अलग अलग संस्थाओं के साथ पूरे देश से जुड़ते हैं, बातें करते हैं कि मर्दानगी क्या होती है, हाउ डू यू वर्क विद मेन एंड बॉयज़, हाउ डू यू एंगेज मेन एंड बॉयज़ ऑन जेंडर एंड मैस्कुलिनिटीज। सो इसी काम को देख रहे हैं टीम के साथ। So that is the work and that is me. Thank you. थैंक्स निहारिका। प्रवीण, आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम प्रवीण है। मैं मावा मेन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज इनके साथ 2017 से काम कर रहा हूँ। हमारा काम खास तौर पर मर्दों और लड़कों के साथ है और मुंबई के 11 कॉलेजेस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा भी महाराष्ट्र के, खास तौर पर मैं मराठवाड़ा और विदर्भ इस रीजन में फोकस होकर मर्दों के साथ ज्यादा तौर पर काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए काफी लोग हमारे साथ जोरों शोरों से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। एंड सीक्वेन भी पिछले 15 सालों से लड़कों एंड बॉयज के साथ काम करता है। हम लोग दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के मेवात जिले में
काम करते हैं, स्पेशली विद यंग बॉयज एंड ओल्डर बॉयज एंड ऑल्सो विद मेन, पर्टिकुलरली इन द रोल एज फादर्स एंड एज स्टेक होल्डर्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हम लोग अलग अलग आप सबसे मेरी अलग अलग कॉन्वर्सेशन भी हुई है. हम लोग अलग अलग फोरम्स में पार्टनर्स हैं, काफी चर्चा होती है. सब जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से. आई थिंक मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती थी आज का हमने लाइव इस मुद्दे पे क्यों रखा खास तौर से. हम लोग देखते आते हैं, हम लोग तो खैर वी आर ऑल फोर ऑफ अस आर स्टिल यंगस्टर्स व्हेन इट कम्स टू जो जेंडर जस्टिस का मूवमेंट रहा है इंडिया में. आई वुड से हम लोग फिर भी यंगस्टर्स रहे. देयर आर मेनी पीपल हु हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्गर देन अस, बट हमेशा हमने एक तरीके से ये देखा है, और मेरा मानना है ये कि एट अ लार्ज स्केल जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स और जो उनके नैरेटिव्स होते हैं, हमेशा इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि औरतों की प्रॉब्लम है और लड़कियों की प्रॉब्लम है, औरतों और लड़कियों के हक और के संदर्भ और जिम्मेदारी और जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट. एंड मेन एंड बॉयज अक्रॉस जेंडर्स इसमें ऑफन मिस आउट हो जाते हैं. लेकिन जैसे जब जब रूह को कांपने वाली जब इंसिडेंट्स होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस या पर्टिकुलरली रेप केसेस हमारे देश में, तो एकदम से चर्चा शुरू हो जाती है. एंड देर इज अ कॉल फॉर building accountability in men, और perpetrators हैं, and फिर numbers के बारे में बात होती है that ज्यादातर men are more perpetrators than women are. But ये एक नैरेटिव हम भूल जाते हैं that gender equality में men and boys को engage करने के लिए इसकी जरूरत है because जो norms हैं, discriminatory gender norms, जिसका बिल्कुल पेट्रियार्की का एक दलदला नीचे बिल्कुल फंसा हुआ है हमारी पूरी संस्थान प्रथाओं में. इट इम्पैक्ट्स मेन एंड बॉयज, राइट. उनको भी वो ट्रैप करता है जेंडर रोल्स में एंड नॉर्म्स में. तो उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनका एक इक्वल स्टेक भी है इस पूरे मूवमेंट में. एंड हम लोग देख रहे हैं आजकल की, और मैं बहुत स्पेसिफिक केस लेती हूँ आरजी कार्ड, क्योंकि that is one of the very few cases जो न्यूज में फिर हाईलाइट हो जाता है, and then it starts a lot of conversation जो बहुत जरूरी है. हमको वैसे भी उसके बारे में बात करनी चाहिए कि फेमिनिज्म ने एक तरीके से जो नारीवादी सोच है, फेमिनिज्म जिसको बोला जाता है, इट हैज टेकन समथिंग अवे फ्रॉम मेन, कि एक तरीके से लड़कों को और मर्दों के हक को छीना जा रहा है. ये भी एक सोच काफी अब प्रोमिनेंटली बाहर आ रही है अलग अलग स्पेसेस में, और हम ये ऑनलाइन स्पेसेस में भी देखते हैं. तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम मर्दानगी के क्राइसिस में हैं? मर्दानगी क्या है? मर्दों से, लड़कों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और मर्दों लड़कों की क्या जरूरतें हैं जेंडर मूवमेंट में और जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में, किस तरीके से वो शामिल हैं, क्या होना चाहिए? आई थिंक ये मैं सेट करना चाहती थी स्टेज. और मेरा पहला सवाल आई थिंक आपसे है हरी, दैट व्हाई डू वी नीड टू वर्क विद मेन एंड बॉयज फॉर जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों काम करना चाहिए मेन एंड बॉयज के साथ, एंड उनकी क्या खास जरूरतें हैं इस जेंडर में काम, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये नॉर्म्स जो वायलेंस का कल्चर बन जाते हैं उनको एड्रेस करने के लिए. व्हाई शुड वी वर्क विद देम? हरी, आप ऑडिबल हो? अब आई डोंट, हम आपको सुन नहीं सकते. देख शायद हरी का ना वीडियो थोड़ा सा, हाँ हेलो, ओके. आई थिंक हरी थोड़ा सा ना फ्रीज हो गए हैं. हरी, आप फ्रीज हो गए हो, हम आप पे वापस आते हैं. वील गो टू यू निहारिका. आई थिंक हरी हमको ज्वाइन बैक करेंगे वापस. वील गो टू यू निहारिका. व्हाई शुड वी वर्क विद मेन एंड बॉयज इन द फर्स्ट प्लेस? You're on mute. Can you hear me now? Yeah. Oh, great. Okay. What I was trying to say is that I think Hari is back. Okay. So, पता नहीं नेटवर्क का इशू है कुछ, सॉरी. अच्छा, आपने हमारा सवाल सुना था इससे पहले? बिल्कुल.
So, So okay, we'll give you the stage, Hari. Niharika will come back to Yes. you. Hari, yes. ओके या सो निधा, जैसे आपने बोला ना कि ये जेंडर समानता की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक ये महिलाओं और लड़कियों की समस्या समझी जाती है। सो कहीं ना कहीं उसमें ये भी छुपा हुआ है कि ये समस्याएं मर्दों के द्वारा बनाई गई है, जिसमें मर्दों को एक प्रॉब्लम समझा जाता है खास तौर पे। सो आई थिंक अगर उस समस्या का प्रॉब्लम है, तो अगर जो आपने सवाल था ना कि हमको काम करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर मर्द उस समस्या का प्रॉब्लम है तो आई थिंक वो इस समस्या का समाधान भी हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि एक तो वो बहुत बड़ा कारण है खास तौर पे जिसमें हमको मर्दों के साथ में काम करने की जरूरत है। और ये बात तो सही है कि अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो ये इससे केवल महिलाओं को फायदा नहीं होने वाला है, इससे काफी हद तक पुरुषों को भी फायदा होता है एंड होगा। क्योंकि जब खास तौर पे मर्दों की, क्योंकि एक तो ये हमारा सीख है कि एक तो मर्द चट्टान नहीं है कि वो बदल नहीं सकते, वो बदल सकते हैं। और उसके उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मर्द ना तो हिंसक पैदा होते हैं ना उनको हिंसक बनाया जाए। तो जो सिस्टम है हमारा, कहीं ना कहीं जो हम पेट्रियार्कल सिस्टम की हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसी का एक प्रोडक्ट है। हम इसको एक प्रोडक्ट, मैं इनको एज अ प्रोडक्ट मानता हूँ, जो पूरी पेट्रियार्कल सिस्टम एंड जो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी है उसको ड्राइव करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है उसमें काफी नुकसान मर्दों का भी है, जिसमें आई थिंक मर्दों को समझने की जरूरत है कि अगर हमको इस अपनी वेलबींग, खास तौर पे मर्दों की अगर वेलबींग के ऊपर बात करनी है, इस पूरे प्रेशर को अगर हम डील नहीं करना चाहते हैं और अगर हम बराबरी की बात करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वो प्रिविलेजेस जो हमको इस सिस्टम देता है, हम अगर उसको छोड़ेंगे तो वो प्रेशर, हम कहीं ना कहीं उस प्रेशर को भी हम रिलीज करेंगे, जो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी खुद की वेलबींग से जुड़ा हुआ है और हमारी बीइंग ए मैन एंड कहीं ना कहीं ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो उस तरीके से है। जैसे हमको डीह्यूमनाइज ये सिस्टम बना रहा है और एक बर्डन हमको बना रहा है, तो आई थिंक उन सब चीजों से निकलने के लिए और खास तौर पे, और इसके लिए कहीं ना कहीं एक सेफ स्पेस खास तौर पे मर्दों के साथ अगर हम क्रिएट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको, जिससे खास तौर पे मर्दों को अपनी फायदा और महिलाओं का फायदा तो है, बट just not only for the women's sake, but I think also the men's sake, we need to engage with the men and boys. Yeah. Thank you. थैंक यू फॉर दैट हरी। आई थिंक इससे मैं निहारिका आप पे आना चाहूंगी पहले कि व्हाई डू वी नीड टू एंगेज मेन एंड बॉयज, बट ऑल्सो मेन एक होमोजेनस, मेन एंड बॉयज एक होमोजेनस कैटेगरी नहीं है, उसमें अलग अलग एज ग्रुप्स, जस्ट I mean, you have different, you have young boys, you have adult men, you have men who who are in the middle age, so and you have people across identity, caste, class, religion, so क्या ये जरूरतें अलग होती हैं? Yes, so that definitely. I think what I was also thinking about earlier was that एक man box के बारे में बात करते हैं हम, जो इस काम के बारे में बात करते हैं कि एक बॉक्स है जिसमें men के सारे रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिटीज, एक्सप्रेशंस, वो जो चीजें कर सकते हैं जिससे उनको पावर का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो सारी चीजें डाली जाती है। एंड डेफिनेटली उस बॉक्स के अंदर रहना इज नॉट द ओनली वे टू बी अ मैन। और जैसे हरी राइटली कह रहे हैं कि इट कुड also be a very diverse kind of experience, as Hari was trying to express, I think. So I feel viewing men in that narrow box, another way of viewing them in that narrow box is, हम जो कहते हैं कि men are allies of the feminist movement, but men needn't just be allies of the feminist movement. I feel they should be and are active stakeholders, क्योंकि as Hari was saying, patriarchy उनको भी affect करता है, harmful notions of gender and masculinity impact them also in a bad way. And I feel what you were saying about the crisis of masculinity rises there, that when men feel कि वो power snatch हो रहा है उनके हाथ से, because of the idea is because of the feminist movement and equality, because we're trying to tell them that the man box is not the only way to be. तो they have a feeling that there's a crisis, we don't know what to do, क्योंकि अभी तक तो हमें ये पता था, and now people are saying that something is completely radically different, doesn't need to be the way we've been taught since childhood, so what do we do with ourselves? और उसमें then I feel across ages, across context, be it caste, be it whatever it is, the one common thread जो हम भी identify कर रहे हैं वो ये है कि there is a panic, there's a mental health kind of crisis.
और वहाँ हम देखते हैं कि men and boys now are turning to internet influencers जो उन्हें लगता है कि वो एक आंसर दे रहे हैं उनको कि एक असली मर्द कैसा होता है, एक मर्द को कैसे होना चाहिए. एंड इफ यू आर अ मर्द हु इज इन सच अ वे, देन यू विल एस्केप दिस होल फेमिनिस्ट मूवमेंट. एंड उसके चक्कर में फिर एक मिसोजिनिस्टिक मैसेजिंग होता है, क्वियरफोबिक मैसेजिंग होता है, which men fall for because उनको लगता है this is the answer. If I become this kind of a man, I can be saved from this feminist movement that is targeting me. And that movement tells them that creates an illusion कि हम आपको norm break करने दे रहे हैं. You become a certain kind of man and you're not somebody who cares what society is saying. But it plays right into Outside of that. it. Right. Yeah, it plays right into the norms of hegemonic masculinity that Hari is talking about. So I think crisis of masculinity exists across caste, across identities. It just shows up in different ways. But I have seen adolescent boys across backgrounds kind of recognize that ये एक दिक्कत है कि we are panicking because we feel that हमारे हाथ से कुछ छूट रहा है. But we don't know what to call it. So there are that is a common experience that I can point. Yeah. Thanks for that. Thanks for that, Niharika. Praveen, you work with, in particular, you guys work with a lot of young men in that youthhood, who are young men across जो colleges में पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो जिनको नौजवान technically हम सब बोलते हैं, so tell me a little bit about your experience, of engaging with them, why is it so important, and उनकी क्या जरूरतें हैं आपके मुताबिक? जी, तो इस सवाल को जब हम लोग शुरुआत करते तो हम लोग थोड़ा सा जर्मन हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल से बात करते कि जब हिटलर ने जूस के खिलाफ वो मोर्चा शुरू किया था तो सब मतलब जर्मन्स को लगता था कि उनके हित की बात हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने देखा कि जर्मनी का क्या हाल हुआ. और उसी तरह से जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जो विषारी मर्दानगी आज लड़कों में भरी जा रही है, उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट उनके पूरे लाइफ में किस तरह से होने वाला है. और इसी कोशिश में शायद हम सभी लोग काम कर रहे हैं. अब हम मुंबई के जिन युवाओं के साथ काम कर रहे हो, जो आपका सवाल भी था कि क्या मर्दानगी खतरे में है, तो मर्दानगी खतरे में नहीं है. हमारी पूरी सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन जैसे जैसे बदलती रहेगी वैसे वैसे एक इंडिविजुअल को किसी ना किसी प्रकार का खतरा बना रहेगा. और ये अब शायद मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आने की वजह से ये खतरा और ज्यादा महसूस होने लगा है, क्योंकि गांव में बैठा हुआ लड़का जब दिल्ली के किसी माचो मैस्कुलिन लड़कों को फॉलो करता है तो उसे एग्जैक्टली वैसा ही फील होना चाहिए. इस तरह की इमेजेस उसके दिमाग में ना होते हुए भी वो प्रिटेंड करता है. और हमने देखा कि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट उसके मेंटल हेल्थ पर हो रहा है. उसे जिस तरह से एक मर्द बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पूरे सिचुएशन पर इसका इम्पैक्ट हो रहा है. हम लोग मानते हैं कि बहुत जरूरी ये सिचुएशन है कि आज हमें मर्दों के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोस्ट पावरफुल है, जिनके पास पावर रिसोर्सेस है, हमें अगर हम उनके साथ एंगेज करेंगे तो शायद हमारी जो पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट है वहां थोड़ा कम जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक पावर सेक्टर के साथ हम लोग काम करेंगे. तो शायद मुझे लगता है कि हमारा जो काम है, हमारी जो कोशिश है, वो डेफिनेटली युवाओं के साथ काम करना ज्यादा जरूरी है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई थिंक दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप तीनों ने जो बोली हैं, दो तीन चीजें जो मुझे इससे ड्रॉ आउट हो रही हैं. देन आई थिंक वन इज अबाउट, ऑन वन हैंड यू वर टॉकिंग अबाउट पैनिक एंड इनसिक्योरिटी, और ऑन वन हैंड आप बात कर रहे थे अबाउट पावर शेयरिंग. So these are two very different modes of being, I think, जो हम दिखा रहे थे. And somewhere in the middle of this, there's also there is, on one hand, there is about being an ally to girls and women in your life, but on the other hand, there is about being a better version of yourself, अपने लिए, for your own transformation, for your अपने development के लिए, अपने हक के लिए, so that you can live life to the fullest, आपके अपने पूरे potential में. Thanks for painting that picture. I think मेरा अगला सवाल ये, I think I'm curious to know, that what kind of young men
For example, I know Gender Lab आप लोग schools में काफी काम करते हैं with adolescent boys like us at Sequin. Praveen, आप लोग मुंबई में you work with a lot of young men across colleges. Hari, आप लोग अलग-अलग age groups के साथ काम करते हैं rural and urban spaces में. You also work with adult men, who may be fathers, who may be working men, in that age group. थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ आपसे that आप क्या तरीके अपनाते हैं? हाउ डू यू स्टार्ट टू टॉक टू मेन एंड बॉयज अपनी अपनी संस्था में? आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं? हाउ डू यू, एंड आई एम श्योर इसमें चैलेंजेस भी आते होंगे, हाउ डू यू वर्क and engage with them so that वो पावर शेयरिंग की बात आए, बट इट्स नॉट फ्रॉम अ स्पेस ऑफ इनसिक्योरिटी या कोई डंडा डाल के आपको बोल रहा है कि हमें आपको इसी तरीके का मर्द बनना है. आई थिंक हरी, मे बी आईड लाइक टू नो लिटिल बिट फ्रॉम यू. सो बेसिकली जिस तरीके से हम काम करते हैं, एक तो जो हमारी काफी लर्निंग रही है कि हम बेसिकली जो अर्बन सेटलमेंट्स जो कम्युनिटीज है वहां पर हम ग्रुप्स के साथ में काम करते हैं, क्योंकि ग्रुप्स के साथ काम करने से हमारी एक लर्निंग रही है कि जब कुछ लड़कों में अगर वो बदलाव देखने को मिलता है, जब वो चैलेंज करते हैं जेंडर नॉर्म्स को, तो ये हमको लगा कि वो कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेट करते हैं कि ये जो बदल रहा हूं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ दूसरे लोग भी बदल रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो उसको एक एक सेफ स्पेस देता है कि मैं अकेला बदलूंगा तो लोग मुझे बदलने नहीं देंगे, जो बिल्कुल सच्चाई है. सो जब उसके साथ में अगर वो दूसरे लोगों को देखता है कि यार मेरा एक दोस्त है, वो भी आई थिंक अब छोटा छोटा अगर बदलाव कर रहा है, तो फिर वो उसके लिए एक कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है. सो बेसिकली हम एक ग्रुप के साथ में कि कैसे हम इन लड़कों का एक कलेक्टिवाइजेशन बना सकें, एक कुछ ऐसे रोल मॉडल बन सकें जिसको ये लोग आपस में सेलिब्रेट करें और उसको देखकर ये अपने आसपास कैसे दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं. क्योंकि दूसरा आई थिंक हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि परिवार इसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि जो हमारे पितृसत्ता के जो समीकरण है ना, वो परिवार में ही बनते हैं और परिवार में बिगड़ते हैं. तो जब हम लड़कों को हम एक तरफ सिखा रहे हैं कि भैया आप अपने आप की जिंदगी को बदलो, आप मर्दानगी के नोशंस को समझो, बट जब वो इस नोशंस को समझ कर और जब वो परिवार में जाते हैं और जब वो वहां कहते हैं कि मैं ये घर में ये नहीं चलेगा या ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो जो जो समानता के जो मापक हैं, चाहे वो घर में काम करने को लेके हैं, तो परिवार से उनको एक पूरा बैकलेस मिलता है, माँ की तरफ से, फादर की तरफ से, चाहे वो बहन की तरफ से. भाई तुम होते कौन हो हमारे काम में घुसने वाले? अब तक तो तुम किचन से दूर थे, अब तुम किचन में भी आने लग गए. सो कहीं ना कहीं वो चीजों पर अगर हम जब तक खास तौर पे पुरुषों के साथ में, चाहे वो महिलाएं और पुरुष है घर में, जब तक घर में इन सब जेंडर की और मर्दानगी की बात नहीं करेंगे, तो वो बदलाव क्योंकि घर से शुरू होता है, तो वो जो फैमिली का बैकलेस होता था, जब हमने देखा कि यार हम काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के साथ में, यूथ के साथ में, लेकिन ये घर तक जाते हैं और बेचारे चुपचाप वापिस आ जाते हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं. तो कहीं ना कहीं इसलिए परिवार के साथ हमारा एक बहुत बड़ा इंगेजमेंट है, फैमिलीज के साथ में, उन महिलाओं के साथ में, उन पुरुषों के साथ में, क्योंकि ये इकोसिस्टम अप्रोच के साथ में, तो वो बदलाव का एक स्पेस जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो उसको प्रैक्टिस कर पाए, जो हम उनको बार बार लगातार अलग अलग डायलॉग के माध्यम से, अलग अलग स्पेस के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं. दूसरा हमारा पूरा कम्युनिटी बेस्ड काम लड़कों के साथ हम करते हैं. हम अगर जेंडर अनपेड केयर वर्क पे अगर सत्र करेंगे तो हम उसी कम्युनिटी में करेंगे, क्योंकि ये एक जब तक लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि ये बातचीत क्या कर रहे हैं, तब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है. कि नहीं तो ये साइलोज में आप एक बंद कमरे में जाके आपने उनको कुछ सिखाया और वो लोगों को पता लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल अभी कम्युनिटीज में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक अलग मैसेजिंग देता है. सो वो जब तक हम इसको ओपन डायलॉग नहीं करेंगे तो वो बदलाव नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रेटेजीज है वो अवेयरनेस टू एक्शन की तरफ है, क्योंकि पर्सपेक्टिव बिल्डिंग करना पड़ेगा, एंड देन फिर उसको कैसे वो छोटे छोटे जिसको चेंजेस की हम बात कर रहे हैं उसमें हमको देखना पड़ेगा, एंड उस चेंजेस को इंडिविजुअल लेवल से हमको कम्युनिटी लेवल तक वो छोटे छोटे बेंचमार्क हमको कहीं ना कहीं हमारी ये भी सीख रही है कि अगर आपको मर्दानगी पे काम करना है तो आपको अपनी सफलता के मापक बनाने हैं, तो आपको छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे. नहीं तो आप खुद इतने निराश हो जाएंगे कि हम तो बदलने चले थे दुनिया, लेकिन हमारे साथ तो ये 2 परिवार या 5 परिवार नहीं बदल रहे. सो कहीं ना कहीं खुद को भी अपने आप की तसल्ली एंड आई थिंक अपने आप को ऊर्जा देने के लिए
हमको हमारे Yeah. सिस्टम से लड़ने के लिए हमको छोटी छोटी चीजें, वो बेंचमार्क्स एंड उसको सेलिब्रेट करना, जिन लड़कों में अगर थोड़ा सा बदलाव हम देख रहे हैं तो Yeah. इंडिविजुअल से हमारा परिवार तक का जो सफर है, आई थिंक वो हमारा एक बहुत बड़ा हमारी सीख है, और हमारी स्ट्रेटेजीज में हम परिवार को और लड़कों को खास तौर पे बहुत इंक्लूड करके रखते हैं। इसलिए हमारा एज ग्रुप भी बहुत डाइवर्स है। महिलाओं के साथ एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर, और पिताओं के साथ में और लड़कों के साथ में, क्योंकि जब तक Yeah. ये Yeah. साथ में काम नहीं करेंगे तो आई थिंक वो एक साइलोज में बदलाव नहीं हो सकता है। एंड उसके लिए बहुत अलग अलग माहौल है, बहुत सारी ऐसे हम डांस थेरेपीज जिसको, क्योंकि युवाओं के साथ काम करना है तो आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। सो हम एक डांस मूवमेंट थेरेपी की एक आर्ट बेस्ड कुछ टेक्निक्स अभी हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स को बहुत इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जो आई थिंक मावा की भी क्रिएटेड है, उसको हम यूज करते हैं, ब्रेक थ्रू की है। सो आई थिंक मल्टी फेसेटेड अप्रोच के साथ में, और आई थिंक हमारा एक ये भी सीख है कि अगर बहुत अच्छा काम हो रहा है तो आई थिंक कोलैबोरेशन और रिप्लिकेट करने में कोई हर्ज नहीं है। सो आई थिंक Yeah. एक स्ट्रेटेजी हम उसको ऐसे भी देखते हैं, खासतौर पे पुरुषों के साथ में। या नेक्स्ट जब भी कुछ होगा Yeah. देन आई विल हैव, या थैंक यू। Yeah, thanks, Hari. So, Niharika, Hari was talking about the fact that family-based engagement is very important. We start and that of course, वो adolescent boys के context में बोल रहे थे. And he was also talking about care work, and how older men also participate in that. How do you start the conversation with someone who's 11 years old? So, you work with really young boys, like we do, and 11 साल की उम्र पे आप gender की बातें करना कैसे अप्रोच करते हो उस पूरे कॉन्वर्सेशन को विद यंग बॉयज, या जेंडर जस्टिस की बात करो या जेंडर इक्वालिटी की बात करो? हाउ डू यू स्टार्ट टू एक्सप्लेन दोस कॉन्सेप्ट्स टू देम एंड दे नीड टू इवन डू समथिंग? Yeah, so these are usually 8th standard boys that we work with, and it's a very interesting experience. It's usually something जो उन्होंने पहले कभी जिंदगी में सोचा नहीं है कि this is, there's भेदभाव. उनको पता है, like there's theory that they know, उन्होंने टेक्स्ट बुक में एक आध बार पढ़ा होगा कि भेदभाव होता है, there's something called discrimination, but everyday life में वो कैसे दिखता है, they've never really thought about it. But the starting point is never at gender. I feel Gender Lab में हम जब स्कूल based program है, तो schools in themselves are such a power structure, वहाँ पे जो such violent power structures, तो वहाँ पे स्कूल में एंटर करते ही you see a structure, teacher student power relationship होता है. हर adult और child में एक स्ट्रक्चर होता है which is a lot of times उसमें काफी वायलेंस होता है, काफी अथॉरिटेटिव होता है वो रिलेशनशिप. तो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जेंडर लैब हैज ऑलवेज बीन वो तोड़ना, वो नोशन तोड़ना कि यहाँ पे कोई अडल्ट आया है एंड दे आर गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू. So we do that in a lot of small ways, and we feel that is a starting point of breaking that kind of structure before you even start talking about these kinds of things. And हम जो facilitators जाते हैं, we make it a point to kind of be our most authentic selves. We go into the space as ourselves, and that also I think is a small strategy that really helps to kind of have boys open up and even start thinking about these very very personal things. Gender और मर्दानगी से जुड़े हुए जो भी विचार होते हैं वो कितने पर्सनल होते हैं, कितने निजी होते हैं एक इंसान को. तो उसका अगला स्टेप फिर होता है कि वी सेंटर इट इन देयर पर्सनल चॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस, विच वी डू विद अ मॉडल ऑफ एक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट्स. तो थोड़ी बहुत मर्दानगी जेंडर के थ्योरी पर बातचीत करके वी काइंड ऑफ guide them to look around in their own communities and figure out what is the thing that is troubling them the most, which is related to gender and masculinity. वो कभी कभी उनको community में दिखता है, कभी family में दिखता है, या कभी अपने ही school में दिखता है. Sometimes they figure out that school के head सारे जो class monitors हैं, all of them are always boys. Or they figure out that boys are always hit, girls are not hit in the school. Corporal punishment ज़्यादा boys पे होता है. Or something related to the family or home and the way that power functions there. So that is our key strategy, जिसमें we engage younger people to kind of think and talk about masculinity and gender in their own lives. और इसी के द्वारा वो conversation बाहर के spaces में भी लेके जाते हैं, अपने teachers के पास, parents और family के पास, community के पास. And we do, of course, acknowledge to them and among ourselves also, as Hari said, otherwise it can be very demotivating.
but we do acknowledge that time लगता है for boys to be vulnerable, for boys to realize and understand that since I was 2 years old they taught me कि लड़के नहीं रोते, लेकिन अभी कोई आके आर्ट सेशन में बता रहा है कि नहीं नहीं लड़के रो सकते हैं, तो उन्हें टाइम लगेगा वो समझने में. So we do acknowledge and keep reminding ourselves that the process does take time. But calling out the harmful stereotypes, harmful practices we see around us while we are in the sessions, while we are in the programs. Like I said, school में है तो हम भी देखते हैं बहुत corporal punishment, violence, all kinds of things. So calling that out in front of the children, challenging those structures, challenging the gender binary ourselves through the way that we present, if that is something that we like to do. ये सारी चीजें are small strategies that always help. Yeah. Thanks for that. Praveen, India is one of the youngest democracies. Of course, currently, we don't know when that time will change, but we are still one of the youngest democracies, जिसकी सबसे बड़ी youth population है, and a large part of that is young men. And something I wanted to ask you, because I know you work with a lot of young men in that whole 18 to 25 का category, especially in college campuses. Tell me, how do you start the conversation with them? Because आपको बोलते नहीं है कि ये feminism का झंडा गाड़ने आ गए यहाँ पे, या ये I mean, I'm sure you must face a lot of backlash also. How do you start that conversation? Like Niharika, I like what you said, that that the conversation on masculinity can never, the conversation on gender or masculinity, it doesn't start with masculinity. Maybe it starts with जो प्रवीण ने पहले बोला था about power sharing. Power dynamics कैसे आपको दिखता है उसमें फर्क, या उसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, किसी के बीच में भी पावर डायनामिक हो सकता है. सो थैंक्स फॉर सेइंग दैट निहारिका. या प्रवीण, आप बताइए, आप कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं आप? तो काफी सिमिलर तरीका है, लेकिन हम लोग जैसे कि वो एज ग्रुप जो है वो थोड़ा सा असर्टिव होता है और वो जल्दी बैकलैश के मोड में आ जाते हैं. तो हम लोग थोड़ा शुरुआत में थोड़ा साइंस की बातें करते हैं कि भाई बायोलॉजी का मतलब क्या है, और बायोलॉजी आपका शरीर क्यों अलग है, और शरीर अलग होने के कारण कौन से बेसिक डिफरेंसेस है, यहाँ से हम लोग बेसिक शुरुआत करते हैं. हमने पिछले 3 सालों में थोड़ा सा चेंज किया है कि हम लोग उनके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा ज्यादा बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं लड़कों को ऐसे लगता है कि उनके जो पार्टनर है वो कभी कभी ओवर पावर करती है. तो क्या रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है क्या, और देन हम लोग फिर थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करते हैं, और क्यों इस तरह की मैस्कुलिनिटी जो आपके लिए और पूरे आपके परिवार के लिए प्रॉब्लमेटिक है. अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कल्चरल एडवोकेसी की कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं, और महाराष्ट्र में थिएटर का बहुत बड़ा पुराना कल्चर रहा है. तो हम लोग जैसे अभी 12 to 17 दिसंबर में हम लोग थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम लोग 5 दिन में इस वर्कशॉप से एक स्क्रिप्ट निकालते हैं और स्क्रिप्ट को परफॉर्म करते हैं, और केवल परफॉर्म नहीं करते, तो परफॉर्मेंस के बाद लोगों से बातचीत भी करते कि 3 साल पहले मर्द को दर्द होता है इस नाम का एक नाटक बनाया था, और नाटक के बाद सवाल पूछा था कि क्या उस नाटक में कैरेक्टर था गाली बाबा का, क्या आप गाली देते हो क्या, और सभी का कहना था कि हाँ देते हैं. तो आपको नहीं पता है कि आप किस काम की वजह से गाली दे रहे हो, लेकिन लड़के पर्सनल स्पेस में वो शेयर करता है कि गाली देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मिला है उनके विद इन ग्रुप में. इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, अपने पार्टनर्स के सेक्सुअलिटीज के बारे में बात करना, तो अगर आप ऐसी बातें करते हो तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपको एंट्री मिल जाती है. तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उनसे बातचीत की जाए, और बातचीत के थ्रू ही वो किस बात, मतलब हमें तो ये लग रहा है अभी कि डरे हुए हैं लड़के, और उन्हें नहीं पता है कि कल जाकर क्या उनके पास जो पूरा पावर है वो पावर गायब हो जाएगा और लड़कियां ओवर पावर कर लेगी. तो इक्वल की बात करते, और हरीश हमारे सर वो हमेशा ये बात की पैरवी करते कि मतलब वो लड़कों के साथ या मर्द साथ अगर आपको इस तरह की बातें करनी तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ये आपके फायदे की बात है. अगर आप एक मर्द इस तरह से बनते हो कि आपने घर के सारे काम कर लिए, आपके पार्टनर के साथ आप इक्वल बिहेव करते हो, तो इसका आपके मेंटल पर, आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर, आपके सोशल हेल्थ पर उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है.
तब जाकर वो थोड़ा सा इनिशिएट लेते। जब तक उनके आप फायदे की बात नहीं करते तब तक वो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते। और खास तौर पर हमारा जो ग्रुप होता है उन्हें कंटिन्यूसली बताना पड़ता है कि नहीं, ये आपकी बात है, आपके फायदे की बात है। और इसके अलावा समूह ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल है, और उस फिल्म में हम लोग अक्रॉस द वर्ल्ड छोटी छोटी फिल्में है, बड़ी फिल्में है, ऐसे फिल्मों से उनके साथ एक डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि इस साल हमने इंटरसेक्शनलिटी पर बात की, जो आपने भी बात कही थी कि हर मर्दों की एक जैसे प्रॉब्लम नहीं है और सारे मर्द एक जैसे नहीं है। तो क्या एक दलित लड़का जो है उसकी मैस्कुलिनिटी की क्या कॉन्सेप्ट्स है, और एक अपर कास्ट है उसकी क्या कॉन्सेप्ट्स है। और जब हम लोग इसको मुंबई के दायरे में देखते हैं तो वो थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट में भी डिफर है। जो सदर्न बॉम्बे में जो लड़के रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा विदाउट बियर्ड रहना, ठीक है, ज्यादा कूल रहना, वो उनके मैस्कुलिनिटी के पैरामीटर्स है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा और नीचे आ जाते हो, दादर के नीचे, तो यहाँ पर की मैस्कुलिनिटी की अपनी अपनी कॉन्सेप्ट्स बदल जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों ग्रुप को एक साथ मिलने कैसे हम इन मुद्दों पर बात करें। थैंक्स प्रवीण। आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो आप अभी जोग्राफिकली हमको एक तरीके से विजुअल दिखा रहे थे कि दादर से थोड़ा ऊपर जाओ तो ये सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे हो कि रीजनली भी मैस्कुलिनिटी का कॉन्स्ट्रक्ट रीजनल सोशल बहुत डीप तरीके से है, एंड उसको समझना भी जरूरी है, उसको अपने दायरे में उसको चैलेंज करना भी जरूरी है। I think, but वो conversation. So I think that's, and art has a power of its own. खास तौर से when जब हम स्क्रीन पे अपनी कहानियां देख सकते हैं या उन कहानियों को जो हमारे जीवन में हम ढालना चाहते हैं, इट्स लाइक अ इनर विश, एक ख्वाहिश होती है जो हम अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव, काश अगर। सो आई फील लाइक दैट्स ऑल्सो रियली वंडरफुल। बट मेरा एक बहुत बट इसमें सवाल है कि ये आसान तो हो नहीं सकता है। इट्स नॉट इजी। अच्छा, आप सब मुंडी हिला रहे हो। इट्स नॉट इजी एट ऑल, सो दिक्कतें क्या आती हैं? बिकॉज हम बैकलैश की बात कर रहे थे, आप सब ने मेंशन किया कुछ ना कुछ बैकलैश। व्हाट्स द काइंड ऑफ बैकलैश that you guys have faced, in this work? It could be backlash from the young men themselves. It could be backlash from other people. And how did you deal with that? What are the things about masculinity जब हम चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई पॉजिटिव चीज हो या चाहे वो कोई डेफिनेशन को बदलना हो, तो क्या तरीके का बैकलैश आपको मिला है? एंड आप अगर अभी लॉट ऑफ पीपल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट आर सम ऑफ दोज मिथ्स दैट यू वुड लाइक टू काइंड ऑफ, जिनको आप रद्द करना चाहते हैं? I think, yeah, Hari, we can start with you. So, ये तो बात सही है कि जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं वो विदाउट चैलेंजेस तो आई थिंक पॉसिबल भी नहीं है, एंड आई थिंक वो होगा भी नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं जिसकी दीवारें आई थिंक इतनी मजबूत है, जिसको गिराने में हमको सालों लग गए हैं, और अभी हमको और मेहनत और आई थिंक अलग अलग तरीके से काम करने की जरूरत है। सो अगर पहली बात तो जो आई थिंक जो परवीन ने बोला ना, आई कंप्लीटली एग्री की शुरुआत है ना बहुत मुश्किल होती है लड़कों के साथ में, क्योंकि एक तरीके से बिठाकर और उनसे बात करना अपने आप में उनकी मर्दानगी को चैलेंज करना है, क्योंकि यार आप मुझे कंट्रोल कैसे कर सकते हो भाई 1 घंटा बिठाने के लिए। सो वो अपने आप में वो वहां से एक चैलेंज स्टार्ट होता है खास तौर पे। और दूसरा कि मतलब मेरा अनुभव है कि जिस तरीके से मैंने डाइवर्स जयपुर, दिल्ली और कलकत्ता, तो तीनों की जो मर्दानगी है, तीनों की जो मर्दानगियां हैं वो काफी डिफरेंस डाइवर्स है। तो बेसिकली जयपुर के लड़कों का मर्दानगी का एक चैलेंजिंग एंड उनको किस तरीके के इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल पर उनको चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनकी अपनी वल्नरेबिलिटी है जो दिल्ली के लड़कों में नहीं देखने को मिलेगी। दिल्ली के लड़कों का एक अपना एक मर्दानगी का चैलेंज है कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए, वो क्या वाकई में इतनी डैशिंग हो, इतनी फैशन को वो फॉलो करे। सो उस तरीके के चैलेंजेस तो उनकी इस तरीके की जो अपने अंदर बहुत सारी सवाल दबे पड़े हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते हैं। सो ये स्पेस बनाने में एक बहुत चैलेंज होता है जो आई थिंक 2 से 3 महीना हमको जाकर कहीं ना कहीं वो रिटेंशन लड़कों के साथ में देखने को मिलती है, क्योंकि शुरुआत तो एटलीस्ट वो तो एक तो रिटेंशन बनाए रखना आई थिंक लड़कों के साथ में इस निरंतरता इन मुद्दों पर बातचीत करने से, क्योंकि चेंज टेक्स टाइम
एंड आई थिंक वो उसके अंदर पाना उनकी, और खास तौर पे भी जिस तरह से अर्बन कम्युनिटीज जो सेटलमेंट्स है, हमारा एक अलग तरीके का अनुभव है कि हम एक तरफ वाकई में ये बहुत अलग तरीके का सच है कि हम लड़कियों को और हम उनको पढ़ाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से एफर्ट कर रहे हैं और परिवार साथ में आ भी रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से हम देखते हैं तो जिस तरीके से लड़कों के ऊपर मर्दानगी का जो चैलेंज है एंड जो प्रेशर है, अभी कई सारे लड़के 12वीं के बाद में अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करके और वो इस तरीके के काम में जुड़ रहे हैं, लाइवलीहुड के काम में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्दानगी उनको कहीं ना कहीं क्रिएट कर रही है कि भैया तुम कमा के लाओ। सो वो इस सिचुएशन में उनके साथ में इन मुद्दों पे बात करना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। सो उनको इंगेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। साथ में दूसरे चैलेंजेस की हम बात करें तो बैकलेस, परिवारों के साथ में जो बैकलेस है वो वहां पर एक अलग फोर्स है। हम नेशनल लेवल पर जिस तरीके के चैलेंज फेस कर रहे हैं कम्युनिटीज में, एक युवाओं को एक अलग तरीके का फोर्स बनाया जा रहा है जिसके लिए वो अपने एजेंडा में उनको यूज किया जा सके। सो उसमें इनको बनाए रखना और उस तरीके से इन दोनों को डाइवर्स इश्यूज को साथ में लेकर बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे इन लड़कों को एक मीनिंगफुल कन्वर्जेशन में, एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट में, जो आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। सो वो एक अपने आप में एक चैलेंज है। और बहुत सारी जिस तरीके के श्रिंक हो रहे हैं सिविल सोसाइटीज के स्पेस, सिविल सोसाइटीज के सपोर्ट, तो आई थिंक वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे उभर रहा है कि जिससे हम फेमिनिस्ट अप्रोच में, फेमिनिस्ट लेंस से हम आई थिंक लड़कों को और मर्दों को इंगेज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेशन, कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को भी एक वो लिमिटेशन क्रिएट हो रही है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज है। सो बेसिकली हमारा सोसाइटल लेवल पे और कम्युनिटी में और परिवारों के साथ में जिस तरीके के बैकलेस है वो काफी इंटरवेंशंस को थोड़ा हिंडर करते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि हम मान के चलते हैं कि, और जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है कि एक साल में हमको सब कुछ बदल जाना चाहिए, हमारे ऊपर वो एक प्रेशर है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल का है या संस्थाओं का है। तो वो एक कहीं ना कहीं, क्योंकि हम केवल एक साल या 2 साल सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें आपको वो समाज की तस्वीर बदलना और लड़कों को बदल देना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम सभी लोगों पे हमारी लर्निंग में और हमारे अनुभव में वो क्रिएट होता है। या थैंक यू। Yeah, thanks. Thank you for that, Hari. And काफी आपने बड़ी पिक्चर पेंट की, especially, and I think that's a danger because I also feel like when जब आप कहते हैं कि बेरोजगार युवाओं का एक तरीके से उनको ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज में एंगेज किया जा रहा है जहां पे इट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ सर्वाइवल एट द एंड ऑफ द डे, बट देर आर ऑल्सो वेरी अग्रेसिव नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी जो वहां पे एक तरीके से बोली जाती हैं कि आपको वो देश के लिए मैस्कुलिनिटी, देश के लिए फिर आपको नौजवान बनना पड़ता है, एंड दैट्स अनदर काइंड ऑफ कॉल, एंड दैट इट इज ऑल्सो डेंजरस. But it is also a means of survival for many young women, many young men, and men are much more vulnerable to that than women are in that sense. जब हम उस तरीके की बात करते हैं. निहारिका, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी, what are you were talking about how institutions are violent. हमारी institutions भी बहुत violent है, and वहां पे कोई भी किस्म का ऑल्टरनेटिव, अगर आप मैस्कुलिनिटी एक अलग टाइप के मर्द या लड़का बनना चाहोगे या थोड़ा सा भी उस दिशा में जाओगे तो आपको एक तरीके से पनिश किया जाता है. एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दैट पनिशमेंट. आई डोंट मीन इन ऑब्वियस कि फिजिकली आपको कोई फिजिकली भी पनिशमेंट बुली किया जाता है, बट देयर आर अदर पनिशमेंट्स दैट यू गेट वेदर इन योर फैमिली और इन इंस्टीट्यूशंस. सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं, एंड हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट? Yes, definitely. I think it starts with what Hari was saying on it's difficult कि हम boys को बिठाएं और उनको बोलें this is something you have to deal with and engage with and let go of your privilege and come and listen to the things that can be different. That in itself is the biggest challenge, I'm sure. And that is across the landscape. जितने भी organizations काम कर रहे हैं to invite men and boys and tell them कि इसके बारे में बात करना है. And there, I think when we do it in a school space and we get somewhere, आप 20 घंटे बच्चों से बात किया और बच्चे finally मानने लगे कि maybe corporal punishment is bad and maybe adults don't have the right to hit me.
और हम वो चीज लेकर विद अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज लास्ट ईयर वी वेंट टू देयर प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इज नॉट जस्ट somebody who you have to convince or a stakeholder in this situation. This is also someone who has so much power and influence over these 6 kids. और जितना हमें 20 घंटा लगा उन बच्चों को ये समझाने में या टू कम टू दैट कंक्लूजन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज थ्रू वेरियस वीडियोज दैट अडल्ट्स शुड नॉट be able to touch us without our consent or hit us. उन्होंने 20 मिनट में बच्चों को कन्विंस कर दिया कि आपके भले के लिए करते हैं और आपको मारना लाइक द किड्स केम आउट ऑफ दैट रूम सेइंग दैट नहीं नहीं टीचर्स को तो मारना ही पड़ता है हम कैसे बोलेंगे उनको. तो these are things that do happen on the field and these are I mean you can call them failures but this is the kind of backlash that shows up. और ऐसे schools में ही फिर ऐसे programs को लेकर complaints backlash from schools saying that this is not something you should be talking about. आप बच्चों को हमारे खिलाफ भटकाते हैं things like that. स्कूल्स में सेक्सुअलिटी के लेकर भी अगर कभी बात हुई तो दैट इनवाइट्स अ लॉट ऑफ बैकलैश टू. सो वी हैव अ फिल्म स्क्रीनिंग यूजुअली इन द प्रोग्राम ऑफ बॉम्बे टॉकीज जिसमें एक लड़का है विकी जो उसको डांस करना पसंद है और वो शीला की जवानी गाने पे डांस करता है. उसको शीला बनना है, वो उसका ड्रीम है. या सो वी screen that film and just the simple act of screening the film invites so much backlash from the school in a lot of instances for us. So that is there. We also have another program on masculinity. It's called Havi Reza Boys, in which we engage with educators. Even in that, there's a lot of invisibilization of इंटरसेक्शनैलिटी यूजुअली ऑफ मैस्कुलिनिटी जो प्रवीण काफी विस्तार में बता रहे थे कि कास्ट के बेसिस पर मैस्कुलिनिटी कितना अलग दिख सकता है, ज्योग्राफी, रिलीजन एटसेट्रा. But when we approach that intersectionalities, when there's a lot of resistance on a lot of these different fronts, especially caste and religion, because they're seen as sensitive topics. So that kind of resistance then just translates and creates a kind of like step back from even that willingness to try to talk about gender. So that, yes, that creates वो जितने walls came down, they just go back up. So ये भी एक form of backlash or challenge है which we have encountered in many different ways. Havi Reza Boys happens in many languages. In each language, each part of the country, the challenge shows up in a different way. Yeah, and finally, because हम young facilitators ढूंढते हैं Gender Lab में to go and sit with boys, adolescent boys, and talk to them about this. One big challenge that we have had is to find young men who are willing to come in and do this work. Again, ties into what Hari was saying about livelihoods. Definitely ties into the pressure on young men to earn a certain amount of capital in their lives. So that and the challenge of I think coming and facing your own privilege when you're doing this work every day. So it's always a challenge to find young role models for the boys who they can relate to on the gender kind of level. So those are a few backlashes, challenges. Yeah, thanks. Praveen, आपने क्योंकि you also spoke about regional differences जो आइडेंटिटी बेस्ड डिफरेंसेस होते हैं हमारे यहाँ, वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं हमारी मर्दानगी की परिभाषा के साथ. I'd like to understand from you that what are some of the challenges जो आपने फेस किए. आपने ये भी बोला था that you cannot start to have a conversation particularly with young men जो youth की कैटेगरी में होते हैं, को वो आपको इतना ही वक्त देंगे और उस वक्त में अगर आपकी बात बैठ गई तो फिर आप बहुत लंबा बात कर सकते हैं, तब चांस हो सकता है आपका. अदरवाइज सो व्हाट इज दैट वन स्पेशली जब आप किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? चैलेंजेस तो बहुत है और खास तौर पर कि ना अभी रिसेंट ईयर में शायद 2 सालों के भीतर हमारे बॉलीवुड एक्टर्स को रिप्लेस किया गया है हमारे इन्फ्लुएंसर द्वारा. तो जो स्वर्गीय इरफान खान के जो बेटे हैं उन्होंने काफी एकदम बहुत बेहतरीन अल्टरनेट मैस्कुलिनिटी जो हमको चाहिए थी उसको उन्होंने रिप्लेस किया. बट आप अगर देखोगे कि उनके उस वीडियो के बाद अब पूरव झा है, कैरी मिनाटी, ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हें एक तरह से मूर्ख मर्द के तौर पर ही प्रस्तुत किया. तो जब लड़के हमारे साथ बात करते तो उनका रेफरेंस पॉइंट यही होता है कि सर हमको वैसा मर्द नहीं बनना है, ठीक है, हम आप जो कहोगे वो बनना है, लेकिन
कहीं अगर हम लोग रहेंगे तो इस तरह का मर्द हमें नहीं बनना है। हाँ, तो मजाक नहीं बनना, राइट। यस, तो बैकलैश हमें से काफी जगह पर ये हमें आता है कि एक तो जैसे दोनों साथियों ने कहा कि जहां हम काम कर रहे हैं वहां से भी बहुत बैकलैश आता है कि कॉलेज और स्कूल्स कैंपसेस है वो पर्टिकुलर है भी कि आप इसी मुद्दे पर बात करोगे। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अब बहुत जगह पर ये हुआ है कि भाई बस टिक मार्क करना है, इसलिए कॉलेज कैंपसेस में इस तरह के राइट। इवेंट हो रहे हैं, अदरवाइज वो किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज कि जब जब हिस्ट्री अगर हम लोग परखेंगे तो जब जब फैसिस्ट लोगों ने सत्ता की है तब तब हमने मैस्कुलिनिटी का सबसे विषैली रूप देखा है। आप इटली, जर्मन किसी भी देश में चले जाइए, जब जब फैसिस्ट सत्ता मेरे इस तरह का कल्चर बना रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें हर जगह पर काम करना पड़ेगा कि, और वो एक एग्जांपल मैं हमेशा लड़कों को देता हूँ कि जब राहुल गांधी 2018 तक हमें बहुत पसंद है क्योंकि सिंपल सा लड़का, दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पहनता था, लेकिन इस तरह का एक मैस्कुलिन बिहेवियर रखा गया सामने कि उनके पास कोई पर्याय नहीं था, और आज हम देखते हैं कि वो 6 पैक्स बनाकर चल रहे हैं। तो शायद राजनीति से लेकर हमारे स्कूल, कॉलेज, धर्म तक हर जगह पर हमें एक अल्टरनेट मैस्कुलिनिटी लानी पड़ेगी, अदरवाइज काम करना बहुत मुश्किल होगा। और बैकलैशेस जैसे कि एक तो सेशंस मतलब लेने की परमिशन नहीं देना, इसके अलावा सर्विलेंस होते रहते कि आपका कंटेंट हमें आप पहले बताइए। 2-3 साल पहले ये था कि हमें पहले फिल्में नहीं देनी पड़ती थी कैंपसेस में कि हम लोग समूह में कौन सी फिल्में दिखाने वाले हैं, अब हमें पहले उनको फिल्में देनी पड़ती है, वो स्क्रीन करते हैं। तो एक सेंसर बोर्ड तो ऊपर बैठा है, ठीक है। अब अलग अलग छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस में एक सेंसर बोर्ड और है जो हमें बताता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो। और खास तौर पर हमें थोड़ा सा सेक्सुअलिटी के मुद्दों पर भी बात करने की परमिशन नहीं है। तो जब हम थोड़ा सा एलजीबीटी के बारे में बात करते हैं या फिर अल्टरनेट मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करते हैं, तो वो बिल्कुल कि भाई आप इतना ही बात करो, इसके अलावा आपको परमिशन नहीं है। थोड़ा बहुत अर्बन एरिया में वो स्पेस बन पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि रूरल में भी अब ना आपका इकोनॉमिक पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, तो वो अब रिप्लेस हो रहा है कि कल तक जो सो कॉल्ड अपर कास्ट व्यक्ति था उसी की ही नकल आज जो लोअर कास्ट लड़का है वो कर रहा है। तो हमें शायद जो बहुत पावरफुल है उनके थ्रू ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर जो संस्कृताइजेशन की जो प्रोसेस है कि ऊपर वाले की नकल नीचे वाला कर रहा है, शायद वहां बदलाव करना और आसान हो पाएगा। थैंक्स फॉर दैट। आई थिंक काफी आप लोगों ने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस पेश किए हैं। मतलब आई कैन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारे घर में जो होता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो होता है, सड़कों में जो होता है, एंड नेशनल लेवल पर भी जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करें कि ये एक अच्छा नागरिक है, ये अच्छी औरत है, ये अच्छी लड़की है, मुझे वो हमेशा मैं सोचती हूँ कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में एक बहुत ही एक आदर्श लड़की है जो बिल्कुल अपने दायरे में रह रही है, तो हम उसको बचा रहे हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि वो एक आदर्श बालक, एक अच्छा नौजवान देश के लिए खड़े रहो। एंड but in the process there is an aggression with it, there is an inherent aggression with it जो लड़कों और मर्दों को बहुत अकेला भी कर रहा है। उस अकेलेपन में मर्द एक दूसरे से तो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, औरतों से और लड़कियों से तो और शायद और कम बात करते हैं उस तरीके में। सो आई थिंक इट इज अ चैलेंज बिकॉज और ये बहुत ही छोटा सा बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, बट जब हम डिजिटल मीडिया में, क्योंकि हम लोग अभी एक कैंपेन चला रहे हैं एग्जैक्टली मेल इन्फ्लुएंसर्स के साथ, एंड वो भी एक तरीके से अपने में एक एक्सपीरियंस है, दैट इवन फॉर दोज यंग मेन टू चेंज देयर कंटेंट, to talk about gender norms fashion के दायरे में, to talk about that within the daira of health and fitness, it's a big challenge, and they risk changing their image, they risk losing followers, they risk losing money, it's all tied up to it because अब तक सक्सेस का डेफिनेशन भी उनका बहुत लिमिटेड है, एंड जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि एंड्रू टेट एक बहुत फेमस ultra misogynistic right wing influencer है in America, and we have many versions of that in India. जैसे आपने कहा influencers ने आजकल replace कर दिया है बॉलीवुड के स्टार्स को एक तरीके में, and
they are kind of giving that call for young boys कि अगर तुम्हें दबना नहीं है तो तुम्हें छीन के लेना पड़ेगा, you know, अपनी मर्दानगी वापस. तो इस and एक जो आप बात कर रहे थे प्रवीण की, सर्वेलेंस जब इतनी है, सारी इंस्टीट्यूशंस में इतना जकड़ के पकड़ा हुआ है, सर्वेलेंस इतनी है, हाउ डज वन talk or challenge or change something as vulnerable as my masculinity, जो इतनी निजी चीजें, like Niharika said, it's so deeply personal to you, you know, and already एक तरीके का टबू है. तो इस माहौल में फिर आगे कैसा बढ़ा जाए, you know, and I think आज का जो हमारा टॉपिक रहा है, आई वांट टू कम टू दैट विद यू कि जेंडर जस्टिस जो शब्द है, एंड थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमारे वॉचर्स के लिए ब्रेक डाउन करें कि जेंडर जस्टिस क्या होता है. यू नो, संविधान में लिखे मूल्य जरूर है जस्टिस, यू नो, बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट इन एवरीडे लाइफ, आपके काम में, एंड you know, forget as allies and forget as participants, but as active leaders, how do we then see young boys and men as active leaders in this? I think मेरे दो सवाल हैं. I think एक है कि gender justice से आप क्या समझते हैं, and इसमें मर्दों को इसमें at the front कैसे आएंगे लड़के, क्यों आएंगे? या हरी, I think I'll start with you. Yeah. So I think gender justice अपने आप में, you know, बहुत बड़ा टर्म है, and I think उसको अगर हम देखते हैं कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो वो आई थिंक जस्टिस खुद से है, मेरी खुद की जिंदगी से है कि मैं कहाँ अपने आप में जस्टिस कर देखता हूँ, एंड मैं कैसे जस्टिस को फॉलो करता हूँ, एंड उस वैल्यूज को मैं प्रैक्टिस में करता हूँ. सो जैसे संविधान तो अपने आप में हमको बहुत कुछ सिखाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम उसको हमारी जिंदगियों में हम देखते नहीं हैं. सो कहीं ना कहीं जब मैं या हम जब लड़कों के साथ जस्टिस को देखते हैं तो आई थिंक जस्टिस इज बीइंग ए ह्यूमन, नॉट बीइंग ए मैन. जब तक हम एक इंसान होने के नाते हमारी हर व्यक्ति का जो पोटेंशियल है, हर व्यक्ति की जो चॉइसेज है, आई थिंक जब तक हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे, हम उसको डिग्निटी के साथ में जब हम साथ में खड़े रहेंगे, देन आई थिंक वो जो गरिमा है हर व्यक्ति की, आई थिंक जब वो प्रैक्टिसेस में होगी, डेफिनेटली वो हम जेंडर जस्टिस का जो हम सभी का सपना है, वो हम उसको तब प्रैक्टिस में और जिंदगी में जब जिएंगे, तब आई थिंक वो एक जेंडर जस्टिस की हम कल्पना करते हैं, वो पॉसिबल है. एंड साथ में मैं एंड जब तक जो आपने बात बोला था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड वाला, जब तक आई थिंक वो जस्टिस की बात तब तक है कि हम परिवारों में जब तक ये राजा बेटा सिंड्रोम को बंद करके, जब हम उसको एक इंसान को इंसान की तरह जब देखने लगेंगे, और नया ट्रेंड तो मैं देखता हूँ कि लड़कियों को, मैं जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है ना कि मैं अपनी लड़की को लड़कों की तरह पालता हूँ, तो आई थिंक इसको जब हम बंद करेंगे, देन आई थिंक वो जो जस्टिस का जो सपना है हम सबका कि इंसान को इंसान की तरह पाल लो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसमें सब लोग इंक्लूसिव हो, वो देन आई थिंक वी कैन अचीव जस्ट टू रीच जेंडर जस्टिस. थैंक्स फॉर दैट हरी. या निहारिका, आप इसको हाउ डू यू स्टार्ट टू एक्सप्लेन जेंडर जस्टिस, like, you know, to a 13-year-old or 12-year-old? Yeah, I think for me as a lawyer, gender justice is again such a big, vast thing. But coming down to where someone is at 13 years old, it's just a lot about sense making, no? As a 13-year-old, I'm just trying to make sense of kya ho raha hai duniya mein. And now there is, over the last 20 years, there is a real world, there's a virtual world, there's something in between jo ho raha hai, there is some coordination between the two, and I'm experiencing so much of it at the same time. Aur udhar har sphere of that 13-year-old's life has so many inequalities. So then, agar hamara basic understanding of justice or gender justice is that everybody is experiencing equality, everybody has certain freedoms, everybody is experiencing dignity, garima jo bol rahe the, then for a 13-year-old I just question what it means कि वो एक sense of isolation experience ना करें, sense of deprivation experience ना करें, जो इतना pervasive है, इतना prevalent है हम सबके जिंदगी में, in light of all the injustices that we experience and witness.
दैट इज वेयर आई फील लाइक हम जब जाते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं, हम एक मैसेजिंग लेके जाते हैं कि वायलेंस इज एवरीवेयर बट डोंट डू वायलेंस. Unpaid care work is this thing where your mother is caring for you and you're not doing anything, but that is probably not the reality of where development sector organizations are taking these designs. Because for our 13-year-olds, a lot of the times when we tell them कि घर का काम तो औरतें करते हैं, तो what are you going to do about this? They say no, because in the spheres in which they are living, women are shouldering a great deal of the burden of earning. So the children are the ones who are doing all the care work at home. So meeting people where they are, in one aspect is meeting people where their realities are, and I feel the other aspect is to meet men and boys where their needs are, to figure out where the buy-in is to engage men and boys towards what we are calling gender justice, towards this idea of equity, freedom, dignity. And I feel it probably starts with community building and solving for the idea of this sense of deprivation and isolation. And maybe that is the starting point, that when everybody comes together, there is some kind of feeling of togetherness, unity, equality, which leads to this idea of gender justice for a 13-year-old, instead of feeling alone and lonely. Yeah. Thanks for that, Niharika. Praveen, how do you start the conversation? That you're a leader. I mean, what is that journey from caring about something that this matters to me, it impacts me, to, hey, I want to lead this space. मुझे ये बदलाव लाना है. How does that journey happen? For men and boys, especially जिनके साथ आप engage करते हैं. जी, तो ये आपके सवाल का जवाब हरि ने ऑलरेडी दिया है कि जब तक आप लड़के जो कोई भी काम कर रहे हैं घर का, जिस तरह का उनका बिहेवियर, उसको अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है. कि अगर सिमिलरली कि अगर घर में वो लड़का काम कर रहा है, अगर उसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया, वहां पर अगर आपने बोला कि ये लड़कियों वाला काम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लीडर बन पाएगा. और हमारी लीडर बनने की पूरी प्रक्रिया का वही हिस्सा होना चाहिए कि हर किसी व्यक्ति की हम लोग स्वतंत्रता, न्याय, ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए उसे अप्रिशिएट करें और उनके भीतर की इसी क्वालिटी को हम लोग और ज्यादा बढ़ावा दें. हमने कई सारे ऐसे सक्सेसफुल लड़के देखे कि शुरुआत में उन्हें बहुत बैकलैश मिला है उनके घर से. पहली बात तो जो ऑलरेडी दोनों साथियों ने कहा है, उनके कॉलेजेस में. लेकिन अब एट द एंड ऑफ द डे, जब अब इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उनके साथ कोई भी महिला हो या कोई पुरुष हो, किसी भी जेंडर का व्यक्ति, जब वो सेफ फील करता है किसी भी समय, तब मुझे लगता है कि हाँ, हमने वो पैरामीटर थोड़ा बहुत तो अचीव किया. कि वो एक, क्योंकि माहौल इतना हमारे आजू बाजू में, तो शायद जब आप किसी भी जगह पर किसी भी समय हो और आपके साथ किसी भी जेंडर का व्यक्ति रहे, अगर वो आपके साथ सेफ फील करे, आप उसे रिस्पेक्ट दो, तो शायद मुझे लगता है कि हमने उस जर्नी के एंड तक शायद हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो एक तरीका शायद हो सकता है. थैंक्स. आई थिंक मेरा ऑलमोस्ट हमारा लाइव ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है. आई एम वेरी सैड. आई फील लाइक हमें इसके बारे में काफी घंटों बात कर सकते हैं. एंड वी शुड डू दिस मोर ऑफन. बट आई थिंक मेरा लास्ट सवाल है इज दैट लॉट ऑफ people have joined us, a lot of people will see this. Is there some message that you would like to give out to viewers, that what about, are there any myths about masculinity जिनके बारे में आप बहुत फील करते हैं कि इसको ये मैसेज बाहर जाना जरूरी है? Either it could be a myth that you want to break, or it could be a truth जो visible नहीं होता है, about masculinity. Either of the way. क्या कोई ऐसी बात है मर्दानगी के बारे में, लड़कों के बारे में, मर्दों के बारे में, जो आपको लगता है जरूरी है, जिसके बारे में और लोगों को सुनना चाहिए? It could be a myth or it could be a truth. आप में से कोई भी पहले बोल सकता है. So basically मैं बस कुछ, मेरे को जैसे आपने बोला था, मुझे कुछ चीजें रिमाइंड हुई कि हमने कुछ ऐसे ही 5-6 पोस्टर्स बनाए थे जिसमें हमने बातचीत करी थी, जिसको हम वे फॉरवर्ड में भी हमेशा बात करते हैं कि जो एक ऐसे गगन के तले जहां पर समानता की बात चले. सो आई थिंक वो उस तरीके से होना चाहिए. एंड आई थिंक घर का काम, बाहर का काम इज इक्वल टू काम. सो देन
आई थिंक जब इस तरीके की मिथ को हम जब तोड़ेंगे एंड इस तरीके की इंक्लूसिविटी के साथ में जब हम बातचीत करेंगे तो आई थिंक वो एक तरीके से हम उसमें और आगे जा सकते हैं एंड ऐसे मिथ को हम ब्रेक कर सकते हैं एंड साथ में आई थिंक कंपटीशन से बदलाव नहीं आएगा, आई थिंक कोलोब्रेशन से बदलाव जल्दी आता है. सो आई थिंक जब वो कोलोब्रेशन हम हर लेवल पर जब हम देखते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऐसे मिथ्स को ब्रेक करना एंड साथ में आएंगे तो आई थिंक जो हम बदलाव की बात करते हैं तो वो और आसान हो जाता है. या Thanks, Hari. Yeah, Niharika, you want to share? Hari, Praveen, you want to share? Niharika. Yeah, Praveen, go. या तो एक मिथ जो है वो कॉलेज के इवन प्रोफेसर और हम लोग अभी उस्मानाबाद में टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो एक जो मिथ है कि जब कोई लड़का कोई मेल पर्सन इस तरह का बर्ताव करता है तो ये कहा जाता है कि सर ये तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने के कारण हो रहा है. ठीक, और सारा का सारा मतलब आपकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने आपके बेटे को, लड़के को, किसी भी व्यक्ति को आपने जिस तरह से पाला पोसा है, उसका सारा दोष जो है वो एक बस की सर ये तो टेस्टोस्टेरोन होने के कारण ही लड़के ऐसे आपके सेशन में नहीं बैठते, वो बैठ नहीं पाते. तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा मिथ है जो हमें शुरुआत में तोड़ना पड़ेगा कि इससे टेस्टोस्टेरोन से और आपके बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है. इंसान बनते हैं, हमने देखे हैं और बने हैं. हमारी कोशिश जो हरि ने कहा कि वो उसी दायरे में होनी चाहिए शायद. Thanks, Praveen. Niharika. Yeah, I think same category as both Hari and Praveen. Myth that we hear a lot is men inherently violent होते हैं और inherently caring और empathetic हो ही नहीं सकते हैं. And there is so much potential in little boys, in adolescent boys that you see, which slowly, I think society कूट के निकालता है उनसे. But when they are younger, you see so much empathy, care, love that they have for each other, that they have for the people around them. They have immense, big potential to be vulnerable once they trust you. And they have, I mean, it's just something that they, you have to intervene before they unlearn all of it. But they have so much love and care to give. So that is one big myth, that men are just always violent and can't care. Yeah. Thank you so much for that. I think in conclusion, I think there's a tremendous potential when we start to open the box. जैसे हमने बोला वो मर्दानगी का एक डब्बा है. If we start to open that box and dismantle, for that matter, perhaps many other gender boxes, तो हमको एक इंसानियत के लेवल पे उस इंसान का ट्रू पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी दिखना शुरू होता है. And having said that, I think even in the development sector, like what some of the things जो आप लोगों ने बोला really stayed with me, that meet people where they are. So meet men and boys where they are. जहां से उनकी जरूरतें शुरू होती है, जहां से उनकी रियलिटी शुरू होती है, वहां से कॉन्वर्सेशन शुरू करिए. And I think that's really beautiful. Thank you for that. Thank you so much for joining us. Thank you to all our viewers for joining us. अगर आप आगे जाके सीक्वेंस, जेंडर लैब, मावा, आजाद के साथ वॉलंटियर करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, इफ यू आर वाचिंग दिस, प्लीज ऑल आवर हैंडल्स आर देयर. अगर हम आपके शहर में तो आप जरूर एंगेज हो सकते हैं. अदरवाइज यू कैन डिजिटली एंगेज विद एनी ऑफ अस. Volunteer, engage, talk about things, and thank you for joining us. This was our 16th day of 16 days of activism against gender-based violence and our special edition for International Human Rights Day. हम हर महीने मर्दों वाली बात अलग अलग फॉर्म में लाते रहेंगे, तो stay tuned. And if you want us to pick up some specific topic, you can DM us, and we will try to curate something on that. Thank you Niharika, Praveen, Hari, thank you so much. बहुत ज्यादा मजा आया. मुझे ऐसे मन कर रहा है कॉन्वर्सेशन बंद ना करें और लोग और जुड़ते जा रहे हैं जबकि लाइफ खत्म होने वाला है. But thank you so much for joining us today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, bye.